तो हमने अब तक फ्लटर में बहुत सारे ऐप्स बनाए हैं और हमारा ऐप बहुत सारा काम करता है। हमारे पास सिंपल यूआईज होते हैं या फिर हम पर्सिस्टेंट डेटा यूज़ कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट ये होगा कि जैसे हम अपने वो ऐप के थ्रू कहीं किसी रिमोट सर्वर पे डेटा को रख सके और उसे प्रोसेस कर सके। तो मोबाइल एप्लीकेशंस की अगर हम बात करें तो हमारे ऐप से रिलेटेड बहुत सारा डेटा होता है। अगर कोई वीडियो एप्लीकेशन है तो बहुत सारे वीडियोस होंगे। अगर कोई सिंपल यूज़र कॉन्फ़िगरेशन एप्लीकेशन है तो यूज़र ऑथेंटिकेशन होगा, यूज़र का सिंपल सा डेटा होगा। यानी कि हर एक एप्लीकेशन में बहुत सारा डेटा होता है जो कि ऑब्वियसली एप्लीकेशन में स्टोर्ड नहीं होता है। यानी कि हम उसे कहीं ना कहीं किसी क्लाउड सर्वर पे इंस्टॉल करते हैं। तो हम देखने वाले फ्लटर में कि हम कैसे इंटरनेट के ऊपर रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और हम बहुत सारे काम कर सकते हैं अपने मोबाइल ऐप के थ्रू इंटरनेट के ऊपर। तो सबसे पहले देखते हैं कि रिक्वेस्ट क्या होते हैं। तो हम यहाँ पे यूज़ करते हैं HTTP पैकेज का, और HTTP पैकेज को यूज़ करके हम रिक्वेस्ट क्रिएट करते हैं। बहुत सारे टाइप होते हैं रिक्वेस्ट के। हमारे पास गेट होता है, पुट होता है, पोस्ट होता है, डिलीट होता है। ये तो 4 सिंपल्स हैं जिसके बारे में हम बात करते हैं। अब गेट को यूज़ करके हम सिंपली डेटा गेट करते हैं, पुट को यूज़ करके हम डेटा को थोड़ा सा अपडेट करते हैं, पोस्ट को यूज़ करके हम डेटा को पुट करते हैं, और डिलीट को यूज़ करके हम डेटा को डिलीट करते हैं। और तो ये अलग अलग रिक्वेस्ट करने का तरीका है, ऐसा बिल्कुल नहीं है अगर आप पोस्ट करेंगे तो सीधे डेटा अंदर पोस्ट हो जाएगा या फिर हम डिलीट करेंगे तो सीधे डिलीट हो जाएगा। कहीं ना कहीं ये सारा लॉजिक हमें हैंडल करना होता है। बट HTTP को यूज़ करके हम ये सारे रिक्वेस्ट करते हैं। अब यहाँ पे इशू क्या है कि हमारे पास 2 तरीका हो सकता है डेटा के साथ वर्क करने का फ्लटर में। लेट्स से मेरे पास बहुत सारे एप्लीकेशंस है, तो ऐसे में मैं कस्टम सर्वर क्रिएट कर सकता हूँ जहाँ पर मेरा कोई डेटाबेस होगा, लेट्स से MySQL, MongoDB, कुछ भी, और उसके टॉप पे मैं किसी बैकएंड लैंग्वेज का यूज़ करूँगा उस डेटाबेस के साथ इंटरेक्ट करने के लिए और साथ में अपने फ़ोन के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। लेट्स से मैं PHP यूज़ कर सकता हूँ, Node.js यूज़ कर सकता हूँ, या फिर Django यूज़ कर सकता हूँ। दूसरा तरीका ये होता है कि हम फायरबेस को सीधे यूज़ करते हैं और फायरबेस हमारे लिए ये सारा लॉजिक कहीं ना कहीं हैंडल कर लेता है। तो फायरबेस को तो हम यूज़ करते ही हैं, बट रियल लाइफ सिनेरियोज में ऐसा बहुत बार होगा जब ऑलरेडी किसी वेबसाइट से रिलेटेड एक वेब सर्वर होगा या फिर क्लाइंट बहुत बार चाहेगा कि हो सकता है कि मुझे अपना खुद का कस्टम सर्वर सेट करना ताकि मुझे उसके ऊपर बहुत ज़्यादा कंट्रोल रहे। तो कहीं ना कहीं हम HTTP पैकेज को यूज़ करेंगे यहाँ पे बहुत ज़्यादा, ऑल्दो फायरबेस हम यूज़ नहीं करेंगे, बट फिर भी यहाँ पे हम देखते हैं कि हम कैसे HTTP पैकेज को यूज़ करके रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, डेटा को गेट कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं, वो भी अपने खुद के कस्टम सर्वर में। तो पहले हम देखते हैं सिंपल HTTP के बारे में। तो उसके लिए मुझे pubspec.yaml में जाके ये एक पर्टिकुलर डिपेंडेंसी ऐड करनी होगी जो कि HTTP। ऐड करने के बाद हम यहाँ पे main.dart में आके इसे इंपोर्ट कर सकते हैं। मैं बोल देता हूँ import http.dart, एंड इसे मैं एज HTTP इंपोर्ट कर रहा हूँ ताकि मैं इसे सिंपली यूज़ कर सकूँ। अब रिक्वेस्ट करने का तरीका क्या है, यहाँ पे आप देख सकते हैं स्क्रीन में मेरे पास एक बटन है जहाँ पर मैं क्लिक करके कोई रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ, जो कि ऑब्वियसली भी काम नहीं कर रहा है। तो यहाँ पर मेरे पास बहुत सारे ऐसे APIs हैं जिन्हें यूज़ करके हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं और वो हमें कुछ ना कुछ डेटा देते हैं। जैसे कि फॉर एग्जांपल मैं GitHub के API को यूज़ करके डेटा को रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकता हूँ और वो मुझे कुछ JSON रिस्पॉन्स सेंड करेगा। वो कैसे करेंगे, यहाँ पे मैं ऑन प्रेस में ये कीज़ को हटा के लेट्स से कुछ गेट डेटा नाम का फंक्शन डाल देता हूँ जो कि ऑब्वियसली एग्जिस्ट नहीं करता है। तो यहाँ पे मुझे उस गेट डेटा फंक्शन को क्रिएट करना पड़ेगा। सबसे पहली बात कि जो भी ये रिक्वेस्ट होते हैं ये एक फ्यूचर रिटर्न करते हैं। क्यों? क्योंकि किसी रिक्वेस्ट को कंप्लीट होने में टाइम लगता है, तो ये हमेशा एक फ्यूचर रिटर्न करेंगे। उसके बाद मेरे फंक्शन का नाम जो कि है गेट डेटा, और सिंस ये फ्यूचर रिटर्न कर रहे हैं इनके अंदर एक अवेट स्टेटमेंट होगा जिसके लिए हमें इस फंक्शन को एसिंक्रोनस बनाना होगा। इसके बाद मुझे एक HTTP रिक्वेस्ट क्रिएट करना है, तो वो कैसे करते हैं, हम यूज़ करते हैं HTTP का, और मैं गेट करना चाह रहा हूँ किसी URL से किसी वैल्यू को। अब ये URL कुछ भी हो सकता है, लेट्स से https://api.github.com/users/desi-prozrammer। अब ये जो है GitHub की API है और इसे यूज़ कर GitHub क्या करता है, हमें डेटा सेंड करता है इस पर्टिकुलर यूज़र के थ्रू। सो यहाँ पर आप देख सकते हैं api.github.com/users/desiprogrammer, यानी कि मैं इस यूज़र का डेटा मांग रहा हूँ। अब ये हमेशा एक अवेट मेथड होगा और उसके साथ इसका जो रिटर्न आ रहा है ये लेट्स से मैं किसी वेरिएबल रेस्प में सेव कर ले रहा हूँ। वैसा करने के बाद राइट नाउ मैं बस इतना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ इस रिस्पॉन्स को प्रिंट करूँ। कुछ बहुत ज़्यादा हम नहीं करना चाह रहे हैं, मैं बस इस रिस्पॉन्स को प्रिंट कर देना चाह रहा हूँ। सेव कर लेते हैं। तो यानी कि हमें अभी कंसोल पे ध्यान देना है और यहाँ पे मैं ऑब्वियसली इंटरनेट कनेक्टिविटी के इशू को बिल्कुल भी हैंडल नहीं कर रहा हूँ। तो अगर इंटरनेट कनेक्टेड नहीं होगा तो आपको यहाँ पे एक्सेप्शंस आ सकते हैं। तो मैं मेक ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा तो अब आप देख सकते हैं हमें दिख रहा है कि इंस्टेंस ऑफ रिस्पॉन्स। अब इसको तो ये है कि हमें कुछ रिस्पॉन्स मिला और हमें अभी उसका सिर्फ इंस्टेंस दिख रहा है। अब यानी कि इसके अंदर बहुत सारा डेटा होगा, जैसे कि एक होता है मेरे पास स्टेटस कोड जो कि ये बताता है कि
इस रिक्वेस्ट का स्टेटस क्या था। अगर हमें 200 मिलेगा यानी कि रिक्वेस्ट सक्सेसफुल था, अगर 300 मिलेगा यानी कोई इशू था, 400 प्लस में इशू था, 500 यानी कि सर्वर इशू था, और 100 में कुछ सिंपल इन्फॉर्मेशन होता है। इसके अलावा हमें बॉडी मिलती है अपने रिक्वेस्ट की। तो अगर मैं सेव करूँ, वापस से रन करूँ, तो यहाँ पे हमें बॉडी मिलेगी, यहाँ पे बहुत सारा यहाँ पे डेटा अवेलेबल आप देख सकते हैं, लॉगिन देसी प्रोग्रामर। एंड अगर हम ध्यान से देखें यहाँ पे तो रेपो यूआरएल, यहाँ पे सारी रिपोजिटरीज के यूआरएल होंगे, फॉलोअर्स यूआरएल, मेरे जितने फॉलोअर्स होंगे उसके यूआरएल होंगे, एंड एवेटार होगा मेरा यहाँ पर। यानी कि ऐसे हम सिंपली कोई भी रिक्वेस्ट क्रिएट करेंगे तो हमें डेटा मिल जाएगा। अब ये बहुत सिंपल है, ये कि बहुत जगह देखा जाता है। इशू कहाँ होता है, जब भी कोई लेट्स से कोई ऐप डेवलपर है, वो ये सोचता है कि मुझे किसी सर्वर से डेटा फैच करना है, कुछ रिक्वेस्ट क्रिएट करना है। अब डेटा रिक्वेस्ट करना बहुत सिंपल है, लेकिन इस प्रोसेस का सर्वर पे होना ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल, अगर हम यहाँ पे एपीआईज की बात करें, अगर हम यहाँ पे बात कर रहे हैं किसी सर्वर से डेटा को फैच करने का अपनी ऐप के थ्रू, तो पहले उस सर्वर पे एपीआई होना चाहिए, और वो उस एपीआई को बनाने का और हैंडल करने का काम कहीं ना कहीं बैकएंड वेब डेवलपर का होता है, किसी ऐप डेवलपर का नहीं। तो जो पर्सन सिर्फ ऐप डेवलपर है, यानी कि जिन्हें वेब डेवलपमेंट का कोई खास आइडिया नहीं है, उन्हें ये लगेगा कि मैं ये काम आखिर कैसे करूँ, जबकि जो ऑलरेडी वेब डेवलपमेंट कर चुके हैं उन्हें पता है कि हम ये काम को कैसे हैंडल करते हैं। मैं यहाँ पे एक छोटा सा इंस्टेंस दिखाता हूँ कि हम इन चीज़ों को कैसे हैंडल करते हैं। तो यहाँ पे मैंने Node.js में काफ़ी सिंपल सा सर्वर बना रखा है। यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, मैंने सिंपली ये रखा है कि जब भी कोई इस पर्टिकुलर राउट पे जाके कुछ भी इस रिक्वेस्ट को करेगा, तो जितने भी अवेलेबल टास्क है वो हम सेंड कर दे रहे हैं एज ए जेसन। साथ में अगर कोई इस पर्टिकुलर राउट पे जाके एज ए पोस्ट रिक्वेस्ट करेगा, वो भी एक ऐसी बॉडी के साथ जिसमें टास्क नाम का एक की हो, तो उस की वैल्यू को हम यूज़ करेंगे, और हम क्या करेंगे, उस की वैल्यू को सेव कर लेंगे अपने डेटाबेस में। तो हम यहाँ पे ये दो चीज़ करने वाले हैं, और यहाँ पे मेरा ये ऑलरेडी अप एंड रनिंग है। तो अब हम यहाँ पे करके देखते हैं कि ये कैसे काम करता है, और कैसे हम यहाँ पे यूज़ करके एक्सेस कर सकते हैं सारे अवेलेबल एपीआईज को। एंड अगेन ये सिंपल सा एपीआई है, कोई बहुत ज़्यादा एडवांस टाइप का नहीं है, बट ये बनाने का काम कहीं ना कहीं बैकएंड वेब डेवलपर का होता है। हम इसे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो हम देख लेते हैं। अब सिंस ये पूरी तरह से मेरे लोकल होस्ट पे मैंने होस्ट किया हुआ है, तो ये जो यूआरएल अब होगा सिंपली मेरे लोकल होस्ट होने के कारण हो जाएगा http:// साथ में 10.0.2.2 एंड :8000, ये था मेरा पोर्ट /API/get। अब मैंने यहाँ पे सेव कर दिया, और यहाँ पर जब मैं मेक ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँगा, आप देख सकते हैं यहाँ पे दो टास्क अवेलेबल हैं, ईट एंड रिकॉर्ड। यह सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट। ओके, अगर किसी पर्सन ने बैकएंड वेब सर्वर कोड कर दिया है तो यहाँ पर से आप सिंपली रिक्वेस्ट कर सकते हैं। दूसरा इंटरेस्टिंग पार्ट कि हम पोस्ट कैसे करेंगे। तो पोस्ट करने के लिए भी काफ़ी सिंपल तरीका है। यहाँ पे पोस्ट करने के लिए मैं अगेन यूज़ कर रहा हूँ var res इज इक्वल टू await http, लेकिन यहाँ पे गेट की जगह हमें करना है पोस्ट। अब पोस्ट में अगेन हमसे यूआरएल पूछा जाएगा, और ये यूआरएल कहीं ना कहीं ऑलमोस्ट यही है, फ़र्क बस इतना है कि मुझे यहाँ पे गेट की जगह पोस्ट करना है, पोस्ट। इसके बाद क्या है, मुझे यहाँ पे कुछ और डेटा सेट करना है। क्या सेट करना है, एक तो मुझे यहाँ पे बॉडी सेट करनी है। अब ये जो बॉडी है ये जेसन के फॉर्म में होनी चाहिए, क्योंकि मैंने अपने सर्वर को ऐसे कोड किया है कि हम सिर्फ जेसन रिक्वेस्ट को ही, किस जेसन डेटा को ही हम हैंडल कर सके। तो जेसन में हम कैसे करते हैं, तो अपने बॉडी को बोल रहा हूँ कि जेसन एनकोड, और डार्ट में ऑलरेडी मेथड है जो कि जेसन को एनकोड करने में हमारी मदद करेगा। और यहाँ पे वैल्यू मेरी ये होगी टास्क की है, और उस की वैल्यू है लेट्स से एडिट। सेव कर लेते हैं। तो ये हो गया मेरा सिंपल सा रिक्वेस्ट का बॉडी। बॉडी के बाद जो चीज़ मुझे चाहिए वो है हेडर। सो हेडर क्या करता है, हेडर हमारी मदद करता है ये सेट करने में कि रिक्वेस्ट का ऑथराइजेशन हेडर हो गया या फिर ये कौन से टाइप का रिक्वेस्ट है वो। सो यहाँ पे मेरा हेडर सिंपल सा है, मेरे पास है कंटेंट डैश टाइप। ये कंटेंट का मेरा टाइप क्या है, और मेरे कंटेंट का टाइप है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊं, वापस चलते हम इस पर्टिकुलर सिंपल से HTTP रिक्वेस्ट ऑनलाइन पे। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मैं जब यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ किसी भी एक डेटा के साथ, तो वो यहाँ पे सेव हो जा रहा है, राइट। यहाँ पे जो ये रिक्वेस्ट टाइप है ये है application/json, तो हमें यही करना है यहाँ पे application/json। तो हम इसे यहाँ पर सेव कर लेते हैं। अब जब भी हम इसे कोई डेटा देंगे, जैसे हम पोस्ट, जब हम इस रिक्वेस्ट को क्रिएट करेंगे तो हमें ऑब्वियसली कुछ रिस्पॉन्स मिलेगा। तो अगर हम यूज़ करते हैं प्रिंट
res डॉट बॉडी। तो बॉडी में हमें जो रिस्पॉन्स मिल रहा है वो हमें यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा। अब एक अच्छे एप्लीकेशन में यूजुअली प्रोसेस ये होगा कि हमारे पास एक यूआई अवेलेबल हो जहाँ पर यूज़र जाके कोई टास्क डाल सके और हम उस टास्क को एक्सेस करे, जेसन से एनकोड करे और फिर यहाँ पे पोस्ट करे। बट सिंस हम यहाँ पे सिर्फ HTTP की बात कर रहे हैं, हम यहाँ पे सिंपली इसे डायरेक्टली यहाँ से पुश कर देंगे। तो इसके पहले कि मैं यहाँ पे पुश करूँ, वापस यहाँ पर जाते हैं और मैं आपको दिखा देता हूँ कि जो API पोस्ट ये कैसे काम करता है। अगर मैं यहाँ पे टास्क में लेट्स से मैं एक और टास्क डाल दे रहा हूँ, यहाँ पे टास्क 04 इसे मैं सेंड करता हूँ तो मैं वापस यहाँ पे सेव्ड दिख रहा है। ओके, कुछ खास यहाँ पे चेंजेस नहीं दिखे। बट अगर मैं यहाँ पे गेट रिक्वेस्ट करूँ और पोस्ट की जगह अगर मैं गेट को कॉल करूँ और सेंड करूँ तो आप देख सकते हैं हमें यहाँ पर 3 टास्क दिख रहे हैं। अब अगर मैं वापस अपने सिमुलेटर पे आऊँ और ये रहा मेरा एप्लीकेशन जो कि अप एंड रनिंग है, अगर मैं मेक ए रिक्वेस्ट पे क्लिक करूँ हमें यहाँ पर सेव्ड की मिल रही है। अगर मैं वापस यहाँ पर जाकर सेंड करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे एडिट नाम का भी एक टास्क आ गया। अब ये एडिट हमने कहाँ से क्रिएट किया, अपने ऐप के थ्रू क्रिएट किया, लेकिन सिंस मेरे सर्वर पे जाकर ये सेव हो गया तब हम इसे वेबसाइट से एक्सेस करें या फिर ऐप से एक्सेस करें, ये हमारे लिए अवेलेबल होगा। तो ऐसे करके हम क्या करते हैं, कस्टम सर्वर सेट कर सकते हैं और कस्टम सर्वर का कोई भी बैकएंड लैंग्वेज सेट कर सकते हैं, कोई बैकएंड फ्रेमवर्क सेट कर सकते हैं, नोड हो, जैंगो, PHP हो, कुछ भी हो। और अपने ऐप के थ्रू हम रिक्वेस्ट क्रिएट कर सकते हैं, चाहे लॉग इन करना, यूज़र को लॉग आउट करना, हम कुछ भी कर सकते हैं और फिर मेरा ऐप उसके अकॉर्डिंग बिहेव करेगा। सपोज लेट्स से मुझे गेट रिक्वेस्ट क्रिएट करके एक सिंपल सा UI बिल्ड करना, ठीक है। यहाँ पे कुछ बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं करते, हम कोशिश करें एक सिंपल से UI को बिल्ड करने की, जितने भी टास्क मेरे पास अवेलेबल उन्हें यूज़ करके। सो ये हो गया मेरा सिंपल सा टेक्स्ट एडिटर और यहाँ पे मेरा सिमुलेटर है। तो सबसे पहले मैं यहाँ पर एक और बटन बना लेता हूँ जो कि दूसरे पेज के लिए होगा। लेट्स से एक रेज्ड बटन एंड यहाँ पे मेरे पास चाइल्ड है टेक्स्ट, लेट्स से टू डू UI। एक्चुअली मैं यहाँ पे ये दिखाना चाहता हूँ कि हम कैसे इंटरनेट से डेटा फेच करके उसके अकॉर्डिंग UI बना सकते हैं। एंड ऑन प्रेस्ट पे मैं बस ये बोल रहा हूँ कि नेविगेटर, ओके ऑन प्रेस्ट में भी कुछ नहीं बोलते हैं एक्चुअली। यहाँ पे पहले सेकंड पेज क्रिएट करते हैं। तो लाइब्रेरी में जाके मैं सेकंड पेज बनाता हूँ, टू डू UI डॉट डार्ट, जहाँ पर मुझे ऑब्वियसली इंपोर्ट करना है फ्लटर के मटेरियल UI को। सो फ्लटर स्पेस मटेरियल डॉट डार्ट, एक स्टेटफुल विजिट रहेगा जिसे मैं नाम दे देता हूँ टू डू UI। सेव करते हैं, यहाँ पर जाते हैं ऑन प्रेस्ट। मुझे क्या करना है, मुझे जहाँ यूज़ करना है नेविगेटर को, तो नेविगेटर डॉट ऑफ कॉन्टेक्स्ट डॉट पुश, और पुश करने के लिए मुझे एक राउट चाहिए ऑब्वियसली, और ये राउट होगा एक मटेरियल राउट एंड या मटेरियल पेज राउट। एंड यहाँ पर मुझे चाहिए होगा एक बिल्डर ऑब्वियसली 1, और ये बिल्डर होगा इस कॉन्टेक्स्ट के लिए, और हम जाने वाले हैं टू डू UI पे। कम ऑन, या टू डू UI सेव कर लेते हैं, यानी कि जब भी कोई इस बटन पे क्लिक करेगा हम इस सिंपल से पेज पे चले जाएंगे। अब यहाँ पे क्या है मेरे पास, हम रिटर्न करें कंटेनर, जो कि बिल्कुल हमें नहीं करना। मुझे यहाँ पे रिटर्न करना है एक स्कैफोल्ड। इस स्कैफोल्ड में मेरे पास ऑब्वियसली एक बॉडी है, और ये बॉडी क्या है, अब ये एक बॉडी एक फ्यूचर बिल्डर है, क्योंकि हम यहाँ पे कुछ रिक्वेस्ट करेंगे और जब तक वो रिक्वेस्ट कंप्लीट नहीं हो जाता तब तक हमें कुछ और दिखाना होता है। ऐसे हम फ्यूचर बिल्डर यूज़ करते हैं जो कि काफ़ी सिंपली इन सारी चीज़ों को हैंडल करता है। तो फ्यूचर बिल्डर में 2 चीज़ों को हमें सबसे ज़्यादा यहाँ पे बात करनी है, बिल्डर की और फ्यूचर की। और ऑब्वियसली हमने फ्यूचर बिल्डर के बारे में पहले ही बात की है। तो सबसे पहले हम देखते हैं बिल्डर को। तो अब बिल्डर यहाँ पर एज यूजुअल जो हमारा बिल्डर एक कॉन्टेक्स्ट एक्सेप्ट करता है, लेकिन यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट के अलावा हम कुछ स्नैपशॉट भी यूज़ करते हैं। स्नैपशॉट क्या है, स्नैपशॉट हैंडल करता है कि ये फ्यूचर बिल्डर के रिक्वेस्ट में डेटा है या नहीं है, एरर है या क्या है, उसके अकॉर्डिंग। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ अलग अलग से कंडीशंस हो सकते हैं, जैसे कि इफ़ हो सकता है कि स्नैपशॉट के पास डेटा हो। तो इफ़ स्नैपशॉट, ओके लेट्स स्टार्ट विथ कि डेटा नहीं हो। तो अगर स्नैपशॉट के पास डेटा नहीं है, सो इफ स्नैपशॉट डॉट हैज़ डेटा नॉट, इसका मतलब ये है कि अभी तक या तो डेटा सपोज लोड हो रहा है, तो हम सिंपली रिटर्न कर देते हैं एक सेंटर एंड ओके हम एक्चुअली रिटर्न कर देते हैं एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। सो या सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर। इसके बाद दूसरा सिचुएशन हो सकता है एक एल्स इफ, जहाँ पे हमारे पास एक्चुअली डेटा अवेलेबल होगा। तो स्नैपशॉट डॉट लेट्स से कि एरर हो सकता है कुछ, तो जब भी कोई एरर होगा तो भी हम कुछ रिटर्न कर सकते हैं। लेट्स से कि मैं सिंपली यहाँ पे रिटर्न कर दे रहा हूँ सेंटर में एक टेक्स्ट एज ए चाइल्ड
और इस टेक्स्ट को हम सिंपली बोल दे रहे हैं एरर। ऑल्दो अगर हम सही से अभी कोड लिखेंगे तो अभी मेरे पास एरर नहीं होना चाहिए। उसके बाद फाइनली लेट्स से कि हमारे पास एक्चुअली में डेटा अवेलेबल होगा, तो एल्स इफ स्नैपशॉट डॉट हैज डेटा। अब स्नैपशॉट के पास जब डेटा होगा तो हमें क्या करना है यहाँ पे, अब मुझे मेरे स्नैपशॉट के पास जब डेटा होगा तो मैं रिटर्न करके मैं दिखाना चाह रहा हूँ सारे डेटा को। तो यहाँ पे सिंपली मैं क्या करता हूँ, फाइनल फर्स्ट मैं सिंपली सेंटर में रिटर्न कर दे रहा हूँ चाइल्ड में कुछ टेक्स्ट, और टेक्स्ट में बोल दे रहा हूँ हैज़ डेटा। लेकिन ये रिटर्न करने के पहले मैं क्या कर रहा हूँ, मैं प्रिंट कर दे रहा हूँ मेरे स्नैपशॉट में कौन कौन सा डेटा है ताकि आप देख सकें। सो स्नैपशॉट डॉट डेटा। अब बात आती है फ्यूचर की, तो हम फ्यूचर रिक्वेस्ट कैसे करते हैं। तो जब भी हम फ्यूचर रिक्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमें पता होगा कि हमारा फ्यूचर क्या रिटर्न करने वाला है। जैसे कि जब भी मैं यहाँ पर से फ्यूचर में रिक्वेस्ट कर रहा हूँ तो आप देख सकते हैं कि हमें ये एक लिस्ट मिल रही है। तो फ्लटर के लिए ये एक लिस्ट ऑफ डायनामिक है। डायनामिक लिस्ट इसलिए है क्योंकि फ्लटर को इतना मैं बता सकता हूँ कि लिस्ट आने वाली, लेकिन लिस्ट में कौन सा टाइप का एलिमेंट होगा वो मैं फिक्स नहीं कर सकता हूँ। दूसरी बात आप यहाँ पे देख भी लेंगे, ये खुद से बता देगा कि एक डायनामिक लिस्ट है। तो उसको कोड करने के पहले मुझे क्या करना, मुझे बताना पड़ेगा कि इस फ्यूचर बिल्डर का एक फ्यूचर है। सो FUTURE फ्यूचर। और ये फ्यूचर कहाँ से आएगा, सो वो हमने अभी कोड नहीं किया, जिससे हम कोड कर लेते हैं। सो फिलहाल मैं सिंपल लिख देता हूँ फ्यूचर, एंड फ्यूचर में लेट्स से कि ये वॉइड रिटर्न करेगा। मैं इसे बोल दे रहा हूँ गेट डेटा, एंड ये गेट डेटा ऑब्वियसली एसिंक्रोनस है, उसमें कोई इशू नहीं है। और मैं यहाँ से सिंपली इस कोड को कॉपी कर सकता हूँ जहाँ को यूज़ करके हम डेटा को गेट कर रहे थे। इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ, वापस यहाँ आते हैं, पेस्ट कर देते हैं। अब ये क्या करेगा, HTTP को यूज़ करके डेटा फेच करेगा हमारे लिए। ऑब्वियसली इंपोर्ट HTTP डॉट डॉट एज HTTP। इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे ये है कि जब भी हम डेटा को गेट करेंगे हमें क्या करना है, जेसन, ये डेटा हमें जेसन में मिलेगा, तो हमें उस जेसन को डिकोड करके भेज देना है। तो मैं यहाँ पे सिंपली बोल रहा हूँ रिटर्न जेसन डिकोड। यहाँ पे जेसन में डिकोड मुझे किससे करना है, रेस्ट डॉट बॉडी को, रिस्पॉन्स का जो बॉडी होगा उससे मुझे जेसन को डिकोड कर देना। जब मैं जेसन डिकोड पे यहाँ पे हवर करूँगा तो ओके, रेस्ट डॉट बॉडी पे हम हवर करते हैं तो यहाँ पे कुछ नहीं बताया जा रहा है, बट ये एक लिस्ट होगी। ओके, और ये लिस्ट होगा डायनेमिक डेटा का, इसे हम सेव कर लेते हैं। अब ये क्या करेगा, जब भी हम गेट डेटा कॉल करेंगे यहाँ से तो ये वेट करेगा, और वेट करने के बाद जब डेटा अवेलेबल हो जाएगा तो फिर हमें अलग से चेंजेस दिखाएंगे। हम वापस यहाँ पर आते हैं, रिफ्रेश करते हैं, और अब जब मैं इस बटन पर क्लिक करूँगा तो आप रिस्पॉन्स पे ध्यान देंगे कि ये रिस्पॉन्स कैसा दिख रहा है। तो क्लिक करते इस बटन पे, और यहाँ पर एक सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर है जो कि कुछ देर से अभी रन कर रहा है। लेट्स से कितनी देर के रन करेगा। सो snapshot डॉट if not snapshot डॉट हैज एरर। हमें एक्चुअली यहाँ पे snapshot डॉट हैज डेटा करना था, क्योंकि जब वो सक्सेसफुल होगा तो एरर कहीं नहीं होगा। ओके, तो जैसे हमने हैज डेटा किया हमें सीधे हैज डेटा दिख रहा है, यानी कि ये इतना फास्ट था कि सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिखाने का टाइम ही नहीं मिला, सीधे हमें डेटा दिख गया। एक बार और कोशिश करते हैं, शायद हमें सर्कुलर प्रोग्रेस इंडिकेटर दिख जाए। ओके, टू डू UI एंड soon। तो मेरे पास डेटा है। अब ये जो डेटा है ऑब्वियसली यहाँ पर आप देख सकते हैं कि मेरे पास 4 डेटा है। तो यहाँ पर हम सिंपल एक लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ कर सकते हैं इस डेटा को शो करने के लिए। तो यप, यहाँ पर सेंटर है मेरे पास चाइल्ड है हैज़ डेटा। तो अब मैं इस चाइल्ड को बोल दे रहा हूँ कि ये कंटेनर होगा, और इस कंटेनर के चाइल्ड में मेरे पास होगा लिस्ट व्यू बिल्डर। सो लिस्ट व्यू एंड डॉट बिल्डर। बिल्डर में बिल्डर आइटम बिल्डर नहीं, सबसे पहले मेरे पास होगा, सबसे पहले मुझे इस पास चाहिए आइटम बिल्डर, वेयर इज आइटम काउंट। आइटम काउंट जो कि होगा स्नैपशॉट डॉट डेटा, और स्नैपशॉट जो मेरे पास होगा वहाँ पर से स्नैपशॉट से डेटा आ गया, और इसका जो लेंथ होगा वो हो गया मेरा काउंट। और अगर मैं सही से टाइप करूँ तो इसके बाद मेरे पास है आइटम बिल्डर। सो एक आइटम बिल्डर जो कि लेगा कॉन्टेक्स्ट एंड एक सिंपल सा इंडेक्सिंग के लिए इंटीजर। अब यहाँ पे मैं अगेन रिटर्न करूँगा कुछ, और मैं यहाँ पे सिंपल रिटर्न करना चाह रहा हूँ एक लिस्ट टाइल, एंड इस लिस्ट टाइल में मेरे पास सिंपल एक टाइटल है जो कि टेक्स्ट है। अब इस टेक्स्ट में मुझे डेटा शो करना है। वो डेटा कहाँ से आएगा, तो स्नैपशॉट का जो डेटा है, तो स्नैपशॉट डॉट डेटा ये एक लिस्ट है, और यहाँ के मुझे ith इंडेक्स को शो करते जाना है। सेव कर लेते हैं, और यहाँ पर हमें 4 डेटा दिख रहे हैं। इसे मैं थोड़ा सा डिस्टिंक्ट दिखाने की कोशिश करता हूँ। इसके लिए मैं यहाँ पे अपने
कंटेनर को पहले तो मार्जिन दे देते हैं जो कि होगा एज इंसेक्ट्स डॉट ऑल लेट्स से 10.0, और इससे भी हमें सही से नहीं दिखेगा ऑब्वियसली, तो हमें क्या करना है, थोड़ा सा कलर दे देना, लेट्स से कलर डॉट सैन, कम ऑन कलर्स डॉट सयान, सेव करते हैं और यप ओके, मैंने पूरे कंटेनर को दिया। इशू ये है कि मुझे मुझे ये कंटेनर यहाँ नहीं यूज़ करना है, यहाँ से मैं रिमूव कर देता हूँ। मुझे लिस्ट व्यू के अंदर जब मैं लिस्ट टाइल को रिटर्न कर रहा हूँ मुझे वहाँ पे कंटेनर यूज़ करना है, CONTINER, और यहाँ पर मुझे बताना है कि इसका जो कलर है वो होगा कलर्स डॉट सयान, सेव करते हैं, और अगर मैं यहाँ पे थोड़ी मार्जिन दूँ तो ये थोड़ा ज़्यादा बेटर दिखेगा। तो मार्जिन जो कि हो गया एज इंसेक्ट्स ऑल 12.0, सेव करते हैं। तो ये हमें दिख रहा है मेरा 4 टास्क। तो यप ऐसे हम क्या करते हैं, हम HTTP को यूज़ करके एक्चुअली बहुत कुछ कर सकते हैं, ये तो कुछ भी नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है HTTP के साथ, क्योंकि HTTP को ही कहीं ना कहीं हम यूज़ करते हैं पूरी तरह से अपने बैकएंड क्लाउड सर्वर के साथ इंटरेक्ट करने के लिए। तो चाहे सिंपल सा गेट रिक्वेस्ट करना हो, पोस्ट रिक्वेस्ट करना हो, डिलीट करना हो, इमेजेस अपलोड करने हो, वीडियोस अपलोड करने हो, कहीं ना कहीं हम ऐसे HTTP रिक्वेस्ट को ही यूज़ करते हैं। बट इसके अलावा ऑब्वियसली हम फायरबेस को भी यूज़ कर सकते हैं काफ़ी चीज़ों को और बहुत आसानी से हैंडल करने के लिए। तो इसके बाद हम एक्चुअली बात करेंगे कि हम फायरबेस में कैसे इन चीज़ों को सिंपली हैंडल कर सकते हैं।